नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे जरूरी 30 सवालों को कवर करेंगे। ये वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भारत में किस कानून के तहत बनाया गया था? यह सवाल एग्जाम में अक्सर आता है। Under which specific act was the Monetary Policy Committee, MPC, formally constituted in India? Option A. The Banking Regulation Act, 1949. Option B. The Reserve Bank of India Act, 1934. Option C. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. Option D. The Finance Act, 2015. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आरबीआई एक्ट 1934। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। एमपीसी का गठन आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45 जेडबी के तहत हुआ था। यह बदलाव फाइनेंस एक्ट 2016 के द्वारा लाया गया था। लेकिन याद रखिए, यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का हिस्सा नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकों को रेगुलेट करता है, जबकि आरबीआई एक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता है। मान लीजिए सरकार को महंगाई कंट्रोल करनी है, तो वो इसी एक्ट की पावर यूज करके एमपीसी की मीटिंग बुलाती है। इससे देश में इन्फ्लेशन और ग्रोथ का बैलेंस बना रहता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एमपीसी की सारी पावर आरबीआई एक्ट से आती है। अगले सवाल में हम देखेंगे कि आरबीआई का सबसे जरूरी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का असली और सबसे बड़ा मकसद क्या है? इसे गलत मत करना। According to the statutory mandate, what is the primary objective of the monetary policy in India? Option A. To ensure full employment while maintaining exchange rate stability. Option B. To maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Option C. To maximize GDP growth regardless of inflation trends. Option D. To stabilize the balance of payments and manage the fiscal deficit. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। आरबीआई का मेन काम महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन ग्रोथ को रोककर नहीं। एक्ट के प्रीएम्बल में साफ लिखा है कि प्राइस स्टेबिलिटी पहली प्राथमिकता है। फर्क यह है कि फेडरल रिजर्व जैसे बैंक रोजगार पर भी फोकस करते हैं, लेकिन आरबीआई का प्राइमरी फोकस इन्फ्लेशन है। मान लीजिए महंगाई 6% से ऊपर चली जाए, तब आरबीआई रेट बढ़ाएगा ताकि कीमतें नीचे आएं, भले ही इससे थोड़ी ग्रोथ कम हो जाए। इस प्रोसेस से आम आदमी की परचेजिंग पावर सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि आरबीआई का मंत्र है प्राइस स्टेबिलिटी विद ग्रोथ। अगले सवाल में हम एमपीसी के 6 सदस्यों के बारे में एक बारीक डिटेल देखेंगे, जो बहुत लोग मिस करते हैं। एमपीसी के सदस्यों के बारे में इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा सही है? Consider the following statements regarding the composition of the Monetary Policy Committee, MPC-1. The committee consists of a total of 6 members. 2. The governor of the RBI is the ex officio chairperson of the committee. 3. All 6 members are appointed directly by the central government without RBI consultation. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C.
2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। असल में कहानी यह है कि स्टेटमेंट 3 गलत है। एमपीसी में कुल 6 मेंबर होते हैं, यह सही है। गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं, यह भी सही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सारे मेंबर सरकार नहीं चुनती। 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और बाकी 3 बाहरी मेंबर सरकार द्वारा चुने जाते हैं। मान लीजिए मीटिंग में वोटिंग हो रही है। इसमें आरबीआई के 3 लोग और बाहर के 3 लोग अपनी राय रखते हैं, जिससे फैसला बैलेंस रहता है। जब दोनों पक्ष मिलकर फैसला लेते हैं, तो पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव बनती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एमपीसी में 50-50 का रेशो होता है। अगले सवाल में हम बाहरी सदस्यों के कार्यकाल के बारे में एक ट्रिकी रूल जानेंगे। एमपीसी के बाहरी सदस्यों के लिए इनमें से कौन सी शर्त गलत है? यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। Regarding the external members of the Monetary Policy Committee, which of the following conditions is not correct? Option A. They shall hold office for a period of 4 years. Option B. They are eligible for reappointment for a second term. Option C. They are appointed by the central government. Option D. They must be persons of ability, integrity, and standing in economics, banking, or finance. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वे रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। यह बात गलत है। इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिए। एक्ट के मुताबिक बाहरी सदस्य सिर्फ 4 साल के लिए चुने जाते हैं। उन्हें दोबारा नहीं चुना जा सकता। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे और वो सरकार या आरबीआई के दबाव में न आए। मान लीजिए एक प्रोफेसर को मेंबर बनाया गया। 4 साल बाद उनका टर्म खत्म हो जाएगा और नया व्यक्ति उनकी जगह लेगा। इससे कमेटी में हमेशा नए विचार और फ्रेश थिंकिंग बनी रहती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि बाहरी सदस्यों को सिर्फ एक ही पारी खेलने का मौका मिलता है। अगले सवाल में हम देखेंगे कि इन बाहरी सदस्यों को चुनने वाली कमेटी का बॉस कौन होता है। एमपीसी के बाहरी सदस्यों को चुनने वाली कमेटी का हेड कौन होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। Who heads the Search Cum Selection Committee responsible for recommending the external members of the Monetary Policy Committee? Option A. The Governor of the RBI. Option B. The Union Finance Minister. Option C. The Cabinet Secretary. Option D. The Prime Minister. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोग सोचते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर हेड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। असल बात यह है कि यह कमेटी उम्मीदवारों के नाम सरकार को भेजती है। गवर्नर इस कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हेड नहीं। मान लीजिए सरकार को नए अर्थशास्त्री चुनने हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की टीम बेस्ट नाम शॉर्टलिस्ट करेगी ताकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस निष्पक्ष रहे। जब सही लोग चुने जाते हैं, तो देश की इकोनॉमी सही दिशा में चलती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि सिलेक्शन की कमान कैबिनेट सेक्रेटरी के हाथ में होती है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं।
एमपीसी का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ है। मुख्य उद्देश्य ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना है। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 बाहरी। बाहरी सदस्य 4 साल के लिए आते हैं और दोबारा नहीं चुने जाते। सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। अगले क्वेश्चन 6 में हम एमपीसी की मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी पर एक कॉमन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। एमपीसी की मीटिंग्स के नियमों में कौन सा जोड़ा गलत है? इसे ध्यान से पढ़ें। Which of the following pairs regarding MPC procedure is incorrectly matched? 1. Quorum for meeting, 4 members 2. Frequency of meetings, at least 2 times a year 3. Decision process, majority vote of members present and voting. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 2 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा पेयर गलत है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। आरबीआई एक्ट के मुताबिक एमपीसी को साल में कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है, न कि 2 बार। बाकी दोनों बातें सही हैं। कोरम 4 मेंबर का होता है और फैसला बहुमत से होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह मीटिंग्स अब हर 2 महीने में होती हैं। मान लीजिए देश में आर्थिक हालात बदल रहे हैं, तो कमेटी को बार बार मिलना पड़ता है। जब ये रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, तो मार्केट को पॉलिसी पर भरोसा रहता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि साल में मिनिमम 4 मीटिंग्स अनिवार्य हैं। अगले सवाल में हम जानेंगे कि क्या गवर्नर के पास एमपीसी में वीटो पावर होती है। क्या गवर्नर के पास एमपीसी में वीटो पावर है? यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। Consider the following statements and choose the correct option. Assertion A. The Governor of the Reserve Bank of India has a second or casting vote in the Monetary Policy Committee meetings. Reason R. The MPC decision-making process does not allow for a tie, requiring the chairperson to always vote twice to ensure a majority. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये सही है लेकिन आर गलत है। असल में कहानी यह है कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं होती, उनके पास सिर्फ कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट तभी यूज होता है जब वोटिंग टाई हो जाए। फर्क यह है कि वीटो से फैसला रोका जा सकता है, लेकिन कास्टिंग वोट सिर्फ फैसला सुलझाने के लिए है। मान लीजिए 3 मेंबर रेट बढ़ाने के पक्ष में हैं और 3 खिलाफ हैं। ऐसे में गवर्नर अपना दूसरा वोट डालकर फैसला सुनाते हैं। इस प्रोसेस से डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लिया जाता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि टाई होने पर ही गवर्नर बॉस बनते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इन्फ्लेशन टारगेट लगातार 3 क्वार्टर तक फेल हो जाए, तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है? Scenario: For 3 consecutive quarters, the average inflation rate in India has remained at 6.5%. The inflation target is 4% with a tolerance band of plus 2%. Based on the RBI Act regulations,
What constitutes the immediate mandatory legal obligation for the Reserve Bank of India? Option A. The RBI must immediately increase the repo rate by 50 basis points. Option B. The RBI must submit a report to the central government stating the reasons for failure and remedial actions proposed. Option C. The MPC must be dissolved and reconstituted immediately. Option D. The RBI must shift the inflation target to 6% for the next financial year. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी आरबीआई को सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर महंगाई लगातार 3 तिमाहियों तक 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहती है, तो इसे फेलियर माना जाता है। तब आरबीआई रेट नहीं बढ़ाता, बल्कि पहले एक चिट्ठी लिखता है। इसमें बताना होता है कि फेलियर क्यों हुआ और इसे कब तक ठीक किया जाएगा। मान लीजिए पिछले साल इन्फ्लेशन 7% रहा। तब आरबीआई ने सरकार को एक्सप्लेनेशन भेजा था। इससे सिस्टम में जवाबदेही तय होती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि फेल होने पर रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है। अगले सवाल में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन नापने के लिए आरबीआई कौन सा इंडेक्स यूज करता है। भारत में इन्फ्लेशन नापने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज होता है? यह सबसे बेसिक सवाल है। Which of the following indices is formally adopted as the nominal anchor for the flexible inflation targeting framework in India? Option A. Wholesale Price Index WPI. Option B. Consumer Price Index CPI Industrial Workers. Option C. Consumer Price Index CPI Combined. Option D. GDP Deflator. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सीपीआई कंबाइंड। इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिए। आरबीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई को टारगेट नहीं करता, बल्कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को करता है। एग्जामिनर आपको यहां कंफ्यूज कर सकता है डब्ल्यूपीआई के साथ। डब्ल्यूपीआई थोक मंडी का भाव है, जबकि सीपीआई वह भाव है जो आम आदमी चुकाता है। मान लीजिए आप बाजार से सब्जी खरीदते हैं, तो वो सीपीआई है। पॉलिसी का असर आपकी जेब पर पड़ना चाहिए, इसलिए सीपीआई को नॉमिनल एंकर बनाया गया है। तो दोस्तों, याद रखिए कि आरबीआई आम आदमी की महंगाई देखता है। अगले सवाल में हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन का टारगेट कौन और कितने साल के लिए सेट करता है। इन्फ्लेशन का टारगेट कौन सेट करता है? यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। Regarding the setting of the inflation target in India, consider the following statements and choose the correct option. 1. The inflation target is set by the Reserve Bank of India independently. 2. The target is set by the central government in consultation with the RBI. 3. The target once set is valid for a period of 5 years. Option A. 1 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। देखिए, असली गेम यहाँ पर है। इन्फ्लेशन का टारगेट आरबीआई अकेले तय नहीं करता, बल्कि केंद्र सरकार आरबीआई की सलाह से तय करती है। यह टारगेट हर 5 साल के लिए सेट होता है।
लेकिन याद रखिए, यह आरबीआई की मर्जी नहीं है। मान लीजिए 2021 में सरकार ने 4% का टारगेट सेट किया। अब आरबीआई को अगले 5 साल तक इसी दायरे में काम करना होगा। इससे पॉलिसी में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि टारगेट सेट करना सरकार का काम है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एमपीसी को साल में कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है। गवर्नर के पास वीटो नहीं, बल्कि टाई होने पर कास्टिंग वोट होता है। 3 क्वार्टर तक टारगेट मिस होने पर आरबीआई को रिपोर्ट देनी होती है। इन्फ्लेशन नापने के लिए सीपीआई कंबाइंड का यूज होता है। टारगेट सरकार 5 साल के लिए सेट करती है। अगले क्वेश्चन 11 में हम देखेंगे कि एमपीसी मीटिंग के मिनट्स कब पब्लिश होते हैं। आरबीआई एक्ट के अनुसार एमपीसी मीटिंग के मिनट्स कितने दिनों बाद पब्लिश होने चाहिए? यह डेट याद रखना। According to Section 45ZL of the RBI Act, the minutes of the Monetary Policy Committee meeting must be published on which day? Option A. On the same day as the resolution is announced. Option B. On the 7th day after the meeting. Option C. On the 14th day after the meeting. Option D. On the last working day of the month. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 14वें दिन। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। मीटिंग खत्म होते ही सिर्फ फैसला आता है, लेकिन पूरी बातचीत 14 दिन बाद आती है। एक्ट के सेक्शन 45 ZL में यह साफ लिखा है। फर्क यह है कि रेजोल्यूशन तुरंत मार्केट को दिशा देता है, जबकि मिनट्स बाद में डिटेल बताते हैं। मान लीजिए मीटिंग एक तारीख को खत्म हुई, तो ठीक 14 तारीख को आरबीआई वेबसाइट पर यह डाला जाएगा कि किसने क्या कहा और क्यों वोट दिया। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि मिनट्स के लिए 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है। अगले सवाल में हम आरबीआई के ऑपरेटिंग टारगेट के बारे में जानेंगे, जो रेपो रेट से अलग है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत आरबीआई का ऑपरेटिंग टारगेट क्या होता है? What is the operating target of the monetary policy under the current Liquidity Adjustment Facility (LAF) framework? Option A. The repo rate. Option B. The weighted average call rate (WACR). Option C. The 10-year G-Sec yield. Option D. The reverse repo rate. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी वेटेड एवरेज कॉल रेट। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। रेपो रेट तो पॉलिसी रेट है जिसे आरबीआई सेट करता है, लेकिन डब्ल्यूएसीआर वो रेट है जिस पर बैंक आपस में लेन देन करते हैं। आरबीआई का लक्ष्य होता है कि डब्ल्यूएसीआर रेपो रेट के आसपास ही रहे। लेकिन याद रखिए, यह रेपो रेट से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए रेपो रेट 6.5 है, तो आरबीआई लिक्विडिटी को ऐसे मैनेज करेगा कि कॉल मनी मार्केट का रेट भी 6.5 के करीब रहे। जब यह अलाइनमेंट होता है, तो पॉलिसी सफल मानी जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि डब्ल्यूएसीआर ही असली लक्ष्य है। अगले सवाल में हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में कौन सी चीज नहीं होती। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में इनमें से कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं होता?
Which of the following is not a required component of the semi-annual monetary policy report published by the RBI? Option A. The sources of inflation. Option B. The forecasts of inflation for the period between 6 to 18 months. Option C. The individual voting record of each MPC member. Option D. The forecasts of growth. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इंडिविजुअल वोटिंग रिकॉर्ड। असल में कहानी यह है कि वोटिंग रिकॉर्ड मिनट्स का हिस्सा है, रिपोर्ट का नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ के फोरकास्ट बताता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वोटिंग पैटर्न इसमें नहीं छापा जाता। मान लीजिए रिपोर्ट में महंगाई के कारण बताए गए हैं, लेकिन किस मेंबर ने हाँ या ना कहा, यह जानने के लिए आपको 14 दिन बाद आने वाले मिनट्स पढ़ने होंगे। दोनों डॉक्यूमेंट्स का मकसद अलग अलग है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एमपीआर में सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस होती है। अगले सवाल में हम इस रिपोर्ट की टाइमिंग के बारे में जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट साल में कितनी बार पब्लिश की जाती है? इसे गलत मत करना। The Monetary Policy Report (MPR) is a statutory requirement under the RBI Act. What is the mandated frequency for its publication? Option A. Once every quarter. Option B. Once every 6 months. Option C. Once every year. Option D. Prior to every MPC meeting. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हर 6 महीने में एक बार। इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिए। आरबीआई एक्ट के मुताबिक यह रिपोर्ट साल में 2 बार आनी जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ एक गलती करते हैं, वो इसे हर एमपीसी मीटिंग के साथ जोड़ देते हैं। मीटिंग हर 2 महीने में होती है, लेकिन रिपोर्ट 6 महीने में आती है। मान लीजिए अप्रैल में एक रिपोर्ट आई, तो अगली रिपोर्ट अक्टूबर में आएगी। इसमें अगले 6 से 18 महीने का रोड मैप होता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एमपीआर एक सेमी एनुअल पब्लिकेशन है। अगले सवाल में हम फिर से गवर्नर की पावर के बारे में एक बड़ा भ्रम दूर करेंगे। गवर्नर की वीटो पावर के बारे में यह सवाल ध्यान से देखिए। क्या सच में उनके पास वीटो है? Consider the following statements and choose the correct option. Assertion A. The governor of the RBI possesses a veto power to override the majority decision of the Monetary Policy Committee in exceptional circumstances. Reason are the legislative intent of the MPC is to ensure a collective decision-making process rather than an individual-driven one. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये गलत है और आर सही है। देखिए, असली गेम यहाँ पर है। गवर्नर के पास वीटो पावर बिल्कुल नहीं है। एमपीसी का ढांचा ही इसलिए बनाया गया था कि फैसला एक आदमी नहीं, बल्कि पूरी कमेटी ले। फर्क यह है कि पुराने सिस्टम में गवर्नर वीटो कर सकते थे, लेकिन नए कानून में नहीं। मान लीजिए 5 मेंबर रेट बढ़ाने के पक्ष में हैं और गवर्नर खिलाफ है, तो गवर्नर की बात नहीं मानी जाएगी, बहुमत की बात मानी जाएगी।
इससे फैसले ज्यादा डेमोक्रेटिक और बैलेंस होते हैं। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एग्जाम में आप सेफ हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि एमपीसी में बहुमत की ही जीत होती है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। मीटिंग के मिनट्स 14वें दिन पब्लिश किए जाते हैं। WACR आरबीआई का ऑपरेटिंग टारगेट है। वोटिंग रिकॉर्ड मिनट्स में होता है, एमपीआर में नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने में आती है। गवर्नर के पास एमपीसी में वीटो पावर नहीं होती। अगले क्वेश्चन 16 में हम देखेंगे कि अगर कोई मेंबर फैसले से असहमत हो तो क्या होता है। अगर एमपीसी का कोई मेंबर फैसले से खुश नहीं है तो उसकी बात का क्या होता है। यह ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। Scenario: during an MPC meeting, one external member disagrees with the proposed policy rate hike. They vote against the resolution and provide a written statement explaining their dissent. How must this dissent be treated in the official records released to the public? Option A. The dissent is recorded internally but not published to maintain market confidence. Option B. The member's name is published, but the specific statement is withheld. Option C. The minutes must include the resolution adopted, the vote of each member, and the statement of each member regarding their vote. Option D. The dissent is published only if at least 2 members join the dissenting vote. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सब कुछ पब्लिश करना होगा। इसके पीछे का लॉजिक ट्रांसपेरेंसी है। एक्ट के मुताबिक हर मेंबर का वोट और उनका स्टेटमेंट मिनट्स में छपना जरूरी है, चाहे वो सहमत हो या नहीं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप यह नहीं कह सकते कि मार्केट घबरा जाएगा इसलिए बात छिपा लो। मान लीजिए मेंबर ए ने रेट हाइक का विरोध किया, तो पब्लिक को यह जानने का हक है कि उन्होंने विरोध क्यों किया। इससे हर मेंबर की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी तय होती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि असहमति को भी रिकॉर्ड पर लाना अनिवार्य है। अगले सवाल में हम एलएएफ कॉरिडोर के नए फ्लोर के बारे में जानेंगे, जिसने रिवर्स रेपो की जगह ली है। एलएएफ कॉरिडोर का फ्लोर अब कौन सा रेट तय करता है? यह 2022 का सबसे बड़ा बदलाव है। Which facility currently acts as the floor of the Liquidity Adjustment Facility (LAF) corridor, effectively replacing the fixed rate reverse repo as the primary absorption tool? Option A. Marginal Standing Facility (MSF). Option B. Standing Deposit Facility (SDF). Option C. Long-Term Repo Operations (LTRO). Option D. Market Stabilization Scheme (MSS). सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एसडीएफ। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। अप्रैल 2022 में आरबीआई ने एसडीएफ को लागू किया और इसे कॉरिडोर का फ्लोर बना दिया। फर्क यह है कि पहले रिवर्स रेपो फ्लोर था, जिसमें आरबीआई को बदले में सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। लेकिन एसडीएफ में आरबीआई बिना कोई सिक्योरिटी दिए बैंकों से एक्स्ट्रा पैसा सोख सकता है। मान लीजिए बैंकों के पास बहुत सारा कैश पड़ा है, वो इसे एसडीएफ में पार्क करेंगे और आरबीआई उन्हें बिना जीसेक दिए ब्याज देगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि अब बिना गिरवी रखे पैसा सोखने का काम एसडीएफ करता है।
अगले सवाल में हम देखेंगे कि बैंक इमरजेंसी में रातों रात पैसा कैसे उधार लेते हैं। एमएसएफ के तहत उधार लेने पर बैंकों को कौन सी खास छूट मिलती है? Under the Marginal Standing Facility, MSF, banks can avail funds overnight from the RBI. What specific regulatory concession is granted to banks to access this facility? Option A. They can dip into their cash reserve ratio, CRR, balance up to 2%. Option B. They can dip into their statutory liquidity ratio, SLR, portfolio up to a notified limit. Option C. They are exempt from paying interest for the first 24 hours. Option D. They can use corporate bonds as collateral instead of government securities. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एसएलआर को यूज करना। इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिए। नॉर्मली बैंकों को अपना एसएलआर कोटा छेड़ने की मनाही होती है, लेकिन एमएसएफ एक इमरजेंसी विंडो है। यहाँ एक कैच है जो आपको पता होना चाहिए। आरबीआई कहता है कि अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो आप अपने एसएलआर कोटे की सिक्योरिटीज गिरवी रखकर हमसे लोन ले सकते हैं। मान लीजिए बैंक के पास लिक्विड कैश खत्म हो गया, तो वो पेनल्टी रेट चुकाकर अपनी एसएलआर सिक्योरिटीज के बदले एक रात के लिए कैश ले आएगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि एसएलआर में सेंध लगाने की इजाजत सिर्फ एमएसएफ में है। अगले सवाल में हम आरबीआई के पॉलिसी कॉरिडोर का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। आरबीआई के पॉलिसी कॉरिडोर के बारे में इन तीनों बातों को चेक करें। क्या सभी सही हैं? Consider the following statements regarding the current policy corridor of the RBI. 1. The corridor is determined by the MSF rate at the ceiling and the SDF rate at the floor. 2. The width of the policy corridor is currently fixed at 50 basis points. 3. The policy repo rate sits exactly in the middle of the corridor. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। देखिए, असली गेम यहाँ पर है। कॉरिडोर का मतलब वो दायरा है जिसके बीच इंटरेस्ट रेट्स चलते हैं। सबसे ऊपर एमएसएफ है, सबसे नीचे एसडीएफ है और ठीक बीच में रेपो रेट है। फर्क यह है कि पहले यह कॉरिडोर चौड़ा था, लेकिन अब इसे 50 बेसिस पॉइंट्स यानी ½ % फिक्स कर दिया गया है। मान लीजिए रेपो रेट 6.5 है, तो एसडीएफ 6.25 होगा और एमएसएफ 6.75 होगा। इससे मार्केट को रेट्स का अंदाजा लगाने में आसानी होती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि रेपो रेट हमेशा इस कॉरिडोर का सेंटर पॉइंट होता है। अगले सवाल में हम विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब समझेंगे, जो अक्सर न्यूज में रहता है। जब आरबीआई विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की बात करता है, तो उसका क्या मतलब नहीं होता? When the Monetary Policy Committee, MPC, adopts a stance of withdrawal of accommodation, it implies all of the following except. Option A. The central bank is focused on curbing inflation. Option B. The central bank intends to reduce the money supply in the system. Option C. The central bank commits to aggressively cutting policy rates in the immediate future. Option D.
The central bank is moving away from the ultra-loose pandemic era policies. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी रेट कट करना। यह बात पूरी तरह गलत है। असल में कहानी यह है कि एकोमोडेशन का मतलब है बाजार में खूब पैसा छोड़ना और रेट कम रखना। विथड्रॉल का मतलब है उस सुविधा को वापस लेना। यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन इसका मतलब है कि आरबीआई अब सख्ती करेगा और रेट बढ़ा सकता है। मान लीजिए कोरोना के समय आरबीआई ने बहुत पैसा बांटा था। अब महंगाई बढ़ने पर वो उस पैसे को वापस खींच रहा है। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एग्जाम में आप सेफ हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि विथड्रॉल का मतलब रेट बढ़ाना है, घटाना नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एमपीसी में असहमति को स्टेटमेंट के साथ पब्लिश करना अनिवार्य है। एसडीएफ अब एलएएफ कॉरिडोर का फ्लोर यानी निचला स्तर है। एमएसएफ में बैंक अपने एसएलआर कोटे से उधार ले सकते हैं। पॉलिसी कॉरिडोर की कुल चौड़ाई 50 बेसिस पॉइंट्स होती है। विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब सख्ती करना या रेट बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन 21 में हम ऑपरेशन ट्विस्ट और आरबीआई के टूल्स के बीच का फर्क समझेंगे। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? आरबीआई के टूल्स को लेकर यह सवाल है। Which of the following pairs regarding RBI's liquidity management tools is incorrectly matched? 1. Open market operations, OMO, management of durable liquidity. 2. Variable rate repo, VRR, management of transient frictional liquidity. 3. Operation twist, simultaneous buying and selling of forex reserves. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. 3 only. Option D. 1 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तीसरा पैर गलत है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। ऑपरेशन ट्विस्ट का फॉरेक्स से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकारी बॉन्ड यानी जीसेक की खरीद फरोख्त है। इसमें आरबीआई एक ही समय पर लंबे समय के बॉन्ड खरीदता है और छोटे समय के बॉन्ड बेचता है। बाकी दोनों सही हैं। ओएमओ परमानेंट लिक्विडिटी के लिए है और वीआरआर टेम्परेरी के लिए। मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म लोन महंगे हैं, तो वो ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए यील्ड को नीचे लाता है, जिससे होम लोन सस्ते हो जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि ऑपरेशन ट्विस्ट सिर्फ जीसेक के लिए होता है। अगले सवाल में हम ऑपरेशन ट्विस्ट के असली मकसद को और गहराई से समझेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट का असली मकसद क्या होता है? यह टर्म अक्सर न्यूज में रहता है। What is the primary purpose of the operation twist conducted by the Reserve Bank of India? Option A. To manage the exchange rate volatility of the rupee. Option B. To modulate the term structure of interest rates, yield curve control. Option C. To increase the foreign exchange reserves. Option D. To directly fund the fiscal deficit of the central government. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यील्ड कर्व को कंट्रोल करना। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। आरबीआई चाहता है कि लॉन्ग टर्म ब्याज दरें
कम हो ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। जब वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदता है तो उनकी कीमत बढ़ती है और यील्ड घट जाती है। फर्क यह है कि नॉर्मल ओएमओ में सिर्फ लिक्विडिटी डाली या निकाली जाती है, लेकिन इसमें यील्ड कर्व को शेप दिया जाता है। मान लीजिए 10 साल के बॉन्ड पर ब्याज बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन ट्विस्ट से यह ब्याज कम हो जाएगा, जिससे कॉरपोरेट को सस्ता लोन मिलेगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि यह टूल ब्याज दरों को सही आकार देने के लिए है। अगले सवाल में हम आरबीआई के सबसे मुख्य लिक्विडिटी टूल के बारे में जानेंगे। आरबीआई के लिक्विडिटी ऑपरेशंस के बारे में यह सवाल बहुत गहरा है। Consider the following statements and choose the correct option. Assertion A. The 14-day variable rate repo (VRR) auction is currently the main liquidity operation of the RBI rather than the fixed rate overnight repo. Reason are the RBI aims to keep the weighted average call rate (WACR) aligned with the repo rate through fine-tuning operations of varying maturities. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों बातें सही हैं और आर सही वजह है। असल में कहानी यह है कि अब आरबीआई फिक्स्ड रेट रेपो की बजाय वीआरआर को मेन टूल मानता है। 14 दिन का वीआरआर बैंकों को अपनी लिक्विडिटी प्लान करने में मदद करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसका मकसद वही है, कॉल रेट को रेपो रेट के पास रखना। मान लीजिए सिस्टम में पैसे की कमी है, आरबीआई वीआरआर के जरिए पैसा डालेगा ताकि कॉल मनी रेट अचानक ऊपर न भाग जाए। इससे मार्केट में स्थिरता बनी रहती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि अब 14 दिन का वीआरआर ही लिक्विडिटी का राजा है। अगले सवाल में हम सीआरआर मेंटेनेंस के डेली नियम को देखेंगे, जहां पेनल्टी लग सकती है। अगर बैंक का डेली सीआरआर बैलेंस 85% हो जाए तो क्या होगा? Scenario: A commercial bank maintains an average cash reserve ratio (CRR) of 4.5% for the reporting fortnight. However, on a specific day within that fortnight, its maintained CRR balance with the RBI drops to 85% of the required daily reserve. Does this constitute a violation? Option A. No, because the average for the fortnight is maintained above 4%. Option B. Yes, because banks must maintain at least 90% of the required CRR on a daily basis. Option C. No, because the daily minimum maintenance requirement was abolished in 2023. Option D. Yes, because the daily maintenance must be exactly 100% of the requirement. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यह वॉयलेशन है। इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिए। सीआरआर का औसत पूरे पखवाड़े में मेंटेन करना होता है, लेकिन रोजाना कम से कम 90% रखना अनिवार्य है। पहले यह 80% था, लेकिन अब वापस 90 हो गया है। यहाँ एग्जामिनर आपको एवरेज के नाम पर फंसा सकता है। मान लीजिए बैंक का सीआरआर कोटा 100 करोड़ है, तो उसे हर दिन कम से कम 90 करोड़ आरबीआई के पास रखने ही होंगे, चाहे एवरेज कुछ भी हो। अगर बैलेंस 85 करोड़ हुआ तो बैंक को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि डेली मिनिमम लिमिट 90% है। अगले सवाल में हम एकोमोडेटिव स्टेंस का सही मतलब समझेंगे। जब आरबीआई एकोमोडेटिव स्टेंस अपनाता है
तो उसका क्या मतलब होता है? When the Reserve Bank of India explicitly adopts an accommodative stance, what does this signal to the market regarding future interest rate movements? Option A. The central bank is committed to raising rates to curb inflation. Option B. The central bank is willing to cut rates or inject liquidity to support growth. Option C. The central bank has decided to keep rates unchanged indefinitely. Option D. The central bank is focusing solely on exchange rate stability. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी रेट कट करने की इच्छा। देखिए, असली गेम यहाँ पर है। एकोमोडेटिव का मतलब है कि आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहता है। इसका इशारा यह है कि ब्याज दरें घट सकती हैं या कम से कम बढ़ेंगी तो नहीं। फर्क यह है कि हॉकिश स्टेंस में रेट बढ़ने का डर होता है, लेकिन यहाँ माहौल नरम रहता है। मान लीजिए इकॉनमी स्लो हो रही है, तब आरबीआई यह स्टेंस लेगा और मार्केट में सस्ता पैसा छोड़ेगा ताकि लोग लोन ले और बिजनेस बढ़ाए। इससे जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि एकोमोडेटिव का मतलब है सस्ता लोन और इजी मनी। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट यील्ड कर्व के लिए है, फॉरेक्स के लिए नहीं। इसमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदे और शॉर्ट टर्म बेचे जाते हैं। 14 दिन का वीआरआर अब लिक्विडिटी का मुख्य टूल है। डेली सीआरआर बैलेंस कम से कम 90% होना चाहिए। एकोमोडेटिव स्टेंस का मतलब रेट कट और ग्रोथ सपोर्ट है। अगले क्वेश्चन 26 में हम न्यूट्रल स्टेंस का मतलब जानेंगे, जो डेटा पर निर्भर करता है। न्यूट्रल स्टेंस का मतलब क्या होता है? यह पॉलिसी का सबसे फ्लेक्सिबल मोड है। Which monetary policy stance indicates that the central bank is data dependent and could either hike, cut, or hold rates depending on incoming macroeconomic data? Option A. Accommodative stance. Option B. Neutral stance. Option C. Hawkish stance. Option D. Calibrated tightening. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी न्यूट्रल स्टेंस। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। न्यूट्रल का मतलब है कि आरबीआई ने अपने हाथ खुले रखे हैं। वो रेट बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, सब कुछ आने वाले डेटा पर निर्भर करेगा। फर्क यह है कि एकोमोडेटिव में दिशा तय होती है, लेकिन न्यूट्रल में दिशा फिक्स नहीं होती। मान लीजिए इन्फ्लेशन का डेटा कल आने वाला है। अगर डेटा खराब आया तो रेट बढ़ेंगे, अगर अच्छा आया तो घटेंगे। इस स्टेंस में आरबीआई गाड़ी को किसी भी तरफ मोड़ सकता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि न्यूट्रल का मतलब है प्योर डेटा डिपेंडेंस। अगले सवाल में हम कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब समझेंगे, जो रेट कट को बाहर कर देता है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का खास इशारा क्या होता है? इसे ध्यान से समझें। During specific cycles, the RBI has adopted a stance of calibrated tightening. What specific bias does this stance convey? Option A. Rates will definitely be cut in the next meeting. Option B. Rates will either be hiked or kept steady,
but a rate cut is off the table. Option C. Rates will be hiked by exactly 25 basis points at every meeting. Option D. The RBI will stop all open market operations immediately. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी रेट कट का ऑप्शन खत्म। असल में कहानी यह है कि यह स्टेंस बताता है कि रास्ता सिर्फ ऊपर की तरफ है या फिर रुकने का है, नीचे जाने का नहीं। आरबीआई मार्केट को सिग्नल देता है कि आप रेट कम होने की उम्मीद छोड़ दें। लेकिन याद रखिए, यह न्यूट्रल स्टेंस जैसा नहीं है जहां रेट घट भी सकता है। मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि महंगाई बहुत जिद्दी है। वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग अपनाकर यह साफ कर देता है कि ब्याज दरें कम तो बिल्कुल नहीं होंगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि इसमें गियर सिर्फ ऊपर या न्यूट्रल में पड़ता है, रिवर्स में नहीं। अगले सवाल में हम हेलीकॉप्टर मनी जैसे ग्लोबल टर्म्स को डिकोड करेंगे। इन बैंकिंग टर्म्स में से कौन सा गलत मैच है? हेलीकॉप्टर मनी पर ध्यान देना। Which of the following pairs regarding global central banking terminology is incorrectly matched? 1. Hawkish, prioritizing inflation control, often favoring higher interest rates. 2. Dovish, prioritizing economic growth and employment, often favoring lower interest rates. 3. Helicopter money, selling government bonds to suck liquidity out of the market. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. 3 only. Option D. 1 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तीसरा पैर गलत है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब लिक्विडिटी सोखना नहीं, बल्कि आसमान से पैसा बरसाना है। यह एक थ्योरी है जिसमें सेंट्रल बैंक नोट छापकर सीधे जनता में बांटता है ताकि डिमांड बढ़े। फर्क यह है कि ओएमओ में पैसा सोखा जाता है, जबकि हेलीकॉप्टर मनी में फ्री पैसा दिया जाता है। सोचिए, अगर सरकार हर नागरिक के खाते में फ्री में 1 लाख रुपए डाल दे, इसे ही हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, क्योंकि यह पैसे की बारिश जैसा है। तो दोस्तों, याद रखिए कि यह लिक्विडिटी बढ़ाने का एक्सट्रीम तरीका है, घटाने का नहीं। अगले सवाल में हम वोटिंग के दौरान स्टेंस और रेट के बीच का अंतर देखेंगे। एमपीसी वोटिंग में क्या मेंबर स्टेंस और रेट पर अलग-अलग राय रख सकते हैं? Regarding the voting process within the Monetary Policy Committee, MPC, consider the following statements and choose the correct option. 1. Members vote only on the policy repo rate. 2. Members must vote separately on the stance of the monetary policy. 3. A member can vote yes for the rate decision but no for the stance. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 2 only. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। एमपीसी में 2 चीजों पर वोटिंग होती है, एक रेट पर और दूसरी स्टेंस पर। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि रेट मान लिया तो स्टेंस भी मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक मेंबर रेट होल्ड करने पर सहमत है, लेकिन उसे लगता है कि स्टेंस न्यूट्रल होना चाहिए, न कि विथड्रॉल। वो रेट के लिए हाँ और स्टेंस के लिए ना बोल सकता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि रेट और स्टेंस 2 अलग-अलग फैसले होते हैं।
अगले सवाल में हम सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब जानेंगे, जो हर सेंट्रल बैंक का सपना होता है। इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब है? यह आज का आखिरी और सबसे पॉजिटिव सवाल है। In the context of monetary policy tightening, what does the term soft landing refer to? Option A. Reducing inflation significantly without triggering a recession or high unemployment. Option B. Reducing interest rates rapidly to prevent deflation. Option C. A situation where the currency depreciates slowly rather than crashing. Option D. The central bank purchasing non-performing assets from banks. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बिना मंदी लाए महंगाई कम करना। देखिए, असली गेम यहाँ पर है। जब आरबीआई रेट बढ़ाता है, तो खतरा रहता है कि इकोनॉमी क्रैश न कर जाए। सॉफ्ट लैंडिंग वो स्थिति है जहां महंगाई भी काबू में आ जाती है और बिजनेस भी ठप नहीं होते। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हार्ड लैंडिंग में मंदी आ जाती है। मान लीजिए आरबीआई ने धीरे धीरे रेट बढ़ाया। इससे महंगाई 6% से 4% पर आ गई और जीडीपी ग्रोथ भी बनी रही। इसी बैलेंस को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि यह एक परफेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का सबूत है। चलिए अब क्वेश्चन 26 से 30 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। न्यूट्रल स्टेंस पूरी तरह डेटा पर निर्भर होता है, दिशा फिक्स नहीं होती। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है कि रेट कट का कोई चांस नहीं है। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है जनता को सीधे पैसा बांटना। वोटिंग रेट और स्टेंस दोनों पर अलग अलग होती है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब बिना मंदी के महंगाई को कंट्रोल करना है। दोस्तों, यह थे आज के 30 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आपकी तैयारी सही ट्रैक पर है।